जय जोहार, जय आदिवासी। सभी सगाजनों को, मेरे माताओं, मेरी बहनों को, मेरे साथियों को, मेरे छोटे भाइयों को एवं जो पहली बार वोट करने जा रहे हैं उन सभी युवा वोटरों को, धार जिले के समस्त युवा साथियों को, माताओं को, बहनों को मेरा क्रांतिकारी जोहार। जय टांटिया, जय बिरसा। मैं आज आपके समक्ष विधानसभा चुनाव सामने नजर आ रहे हैं उस संबंध में इस वीडियो में आया हूँ। उसका मुख्य कारण है कि आज़ादी के 75 वर्षों बाद भी इस देश में 75 वर्षों के कार्यकाल में 60 वर्ष तक कांग्रेस ने राज किया और बाकी रही बीजेपी ने राज किया। अब 60 वर्षों के कार्यकाल में अगर बात की जाए आदिवासी समाज की तो कोई खासा परिवर्तन नहीं आया है। और रही बीजेपी की बात तो बीजेपी ने भी कुछ आदिवासियों के लिए कुछ ऐसा दिखाई नहीं दे रहा कि हमको बीजेपी सरकार से कुछ फायदा हुआ है। आज आज़ादी के 75 वर्ष हो चुके हैं, पर 75 वर्षों के बाद भी सवाल यह पैदा होता है कि क्या आदिवासी आज आज़ाद है? आज भी आदिवासी समाज में अपने अस्तित्व को बचाने के लिए अपनी जल, जंगल और जमीन की लड़ाई बाकी है। आज भी आदिवासी समाज अपनी जमीन बचाने की लड़ाई लड़ रहा है, अपने हक और अधिकारों, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। आज मध्य प्रदेश में मैं बात करूंगा आदिवासी ट्राइबल एरिया, गंधवानी क्षेत्र की, मनावर क्षेत्र की, धर्मपुरी क्षेत्र की, कुक्सी क्षेत्र की, सरदारपुर क्षेत्र की। यहाँ पर आदिवासी समाज का आज़ादी के 75 वर्षों बाद भी गुजरात, महाराष्ट्र, पीतमपुर, अन्य राज्यों में पलायन हो रहा है। और चुनाव के वक्त इनको जो यहाँ के प्रत्याशी है वह बसों में भरकर वापस बुलाते हैं ताकि इनको आप वोट की आवश्यकता पड़ती है। पर अभी कुछ दिनों पहले डही के धर्मराय के नर्मदा तट पर बसे हुए डही बेल्ट के बहुत सारे गांव ऐसे हैं जहां पर डूब क्षेत्र, नर्मदा डूब क्षेत्र के कारण बहुत सारे गांव के मवेशियों के साथ वहाँ के रहवासी, जिसको आदिवासी समाज के जो है वो डूब गए थे। तो मेरा सरकार चुनाव में इस विषय में गंभीरता को लेते हुए आपके सामने इसलिए आया हूँ कि राशन कार्ड में जब सरकार को डूब रहा है, डही क्षेत्र हो या फिर निसरपुर क्षेत्र हो, करुंदिया हो, कड़माल हो, चंदनखेड़ी हो, दह हो, नौपाटी हो, धर्मराय हो, घाना हो, ये जितने भी डही क्षेत्र से आप उधर चले जाओ वालपुर क्षेत्र के कुलवट क्षेत्र तक, ये है नर्मदा तट के आसपास बसे हुए बड़वानी से लेकर निसरपुर, निसरपुर से डही, डही से होते हुए कुलवट, कुलवट से वालपुर तक यह नदी गुजरात और महाराष्ट्र के आसपास के गांव में डूब क्षेत्र में जो गांव गए थे उसमें सरकार 17 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस पर बिना परमिशन के डुबा दिया। अब सवाल ये होता कि आदिवासी इस गांव में रहता था, वहां पर जल, उनके मवेशी रहते थे, उनके अनाज, खाने पीने की जो सामग्री, उनकी आवश्यकताओं की जो सामग्री थी वो सभी अचानक पानी
का स्तर बढ़ा देने से वहाँ पर आदिवासियों को डूबने की नौबत आ गई थी। तो मैं सरकार से यही कहना चाहूँगा, और विषय ये है कि आपने अगर डूबाना था तो आप डूबने के 24 घंटे पहले जब जल स्तर बढ़ रहा था तो हाई अलर्ट जारी करते हैं। उसके बाद 24 घंटे पहले पुलिस को भेजा जाए ताकि आपका गांव यहाँ जल स्तर बढ़ रहा है, ये डूब के क्षेत्र में आ रहा है, तो वो आदिवासी समाज में वहाँ पर पुलिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत पुलिस को एक आपातकालीन सेवाएं जल संकट के कारण वहाँ पर गांव खाली करवा दिया जाता है। पर यह इनको इतना भी सूद नहीं है कि यहाँ पर राशन कार्ड धारक रहते हैं, आदिवासियों को कीड़े मकोड़े समझते हैं। अगर आदिवासी मर भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आदिवासी समाज का कोई संगठन नहीं है। आदिवासी समाज में हमारी माताओं और बहनों को किसी भी भले विकास यात्रा हो या फिर कोई भी प्रत्याशी जब जाता है नामांकन जमा करने, तो हमारी माताओं बहनों को नाचने के लिए डीजे के मार्फत से, ढोल के फेफड़े के माध्यम से, मादल के माध्यम से, ढोल के माध्यम से आदिवासी समाज की माताओं को नचवा कर आनंद लेकर मार्केट में जाया जाता है। ये आदिवासी समाज के लिए बहुत दुर्भाग्य की बात है कि हमारे समाज की महिलाओं को देखकर अन्य समाज के लोग अपना मनोरंजन करते हैं। सोचने का विषय है साथियों, क्या गैर आदिवासियों की महिलाओं को आज मुस्लिम समाज हो, पाटीदार समाज हो, सिरवी समाज हो, धनगर समाज हो, राजपूत लोग हो, ठाकुर लोग हो, ब्राह्मण लोग हैं, अपनी घर की महिलाओं को रोड पर ये इस प्रकार से जो हमारे नेता, हमारे जनप्रतिनिधि जिनको हम अपना वोट देते हैं ताकि वो आने वाले समय में हमको समस्या आए तो हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हो सके, इसलिए हम उनको वोट देते हैं, न कि हमारी माताओं बहनों के साथ अन्य रैली शक्ति प्रदर्शन में ले जाकर कुछ चंद रुपयों की लालच में हमारे समाज के लोग जाते हैं। तो इस पर भी मैं मेरे समाज के युवाओं से ये बोलता हूँ, आप आवाज़ उठाइए। और मैं तो आवाज़ उठा, मैं पैदा जरूर आदिवासी हूँ, पर मरूंगा भी आदिवासी। आप बीजेपी और कांग्रेस के होके मरना। टांटिया मामा जब हमारे देश में आज़ादी से पहले टांटिया मामा है, आज़ादी से पहले बिरसा मुंडा है, आज़ादी की उम्र तो 75 वर्षों की है, पर टांटिया मामा को आज शहीद हुए, आज शहादत 132वीं शहादत दिवस के बाद भी अब जाके आज़ादी के 75 वर्ष से पिछले 2-3 वर्षों में आदिवासियों युवाओं की मेहनत की वजह से आज टांटिया मामा आपके बीच और मेरे बीच नाम उभर कर आया है। बिरसा मुंडा, महात्मा गांधी से पहले बिरसा मुंडा था। हमारे दादा भगवान बिरसा मुंडा, हमारे भगवान टांटिया भील, जिन्होंने आज़ादी से पहले ही अंग्रेजों से लड़कर आदिवासियों की जल जंगल और जमीन की लड़ाई लड़ी है। आप उन्हीं को वंशज हो। आप ये कांग्रेस और बीजेपी के कुछ समाज के ठेकेदार आदिवासियों को कुछ फ्री की रेवड़ी देकर लुभा रहे हैं। तो ये अपना स्वार्थ सिद्ध कर रहे हैं। ये समाज के ठेकेदार हैं जो समाज के जनप्रतिनिधि बनकर इसकी उसकी गोद में जाके बैठ जाते हैं। आज मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव है और कुक्षी, धार, झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन, खंडवा जितने भी ट्राइबल एरिया है, आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, वहाँ पर समाज में राजनीति नहीं होना चाहिए, अपितु राजनीति में समाज होना चाहिए। साथियों, आज कोई
पहला बिंदु मेरा ये है, आज कुक्षी विधानसभा, गंधवानी विधानसभा, मनावर विधानसभा, धर्मपुरी विधानसभा और सरदारपुर विधानसभा में कुछ भी छोटी मोटी एक्सीडेंट वाली घटना हो जाती है तो डायरेक्ट उनको या तो बड़वानी रेफर कर दिया जाता है, बड़वानी में अगर इलाज नहीं हो पाता है तो उनको इंदौर रेफर कर दिया जाता है, और इंदौर में नहीं होता तो गुजरात बड़ौदा रेफर कर दिया जाता है। तो आदमियों, आज हम 21वीं सदी में जी रहे हैं। आज जहाँ 21वीं सदी युग में मोबाइल फोन, सेल फोन, हर बीमारी का इलाज खोजा जा चुका है, वहाँ भी आज कुक्षी सिविल अस्पताल के नाम पे यहाँ पर डॉक्टरों के नाम पे सिविल अस्पताल बन गया, पर डॉक्टर नाम मात्र का नहीं है, वो सब अपने अपने प्राइवेट क्लिनिक खोलकर आदिवासी समाज को लूट रहे हैं। और रही बात, उसके बाद भी इलाज नहीं होता, सही इलाज न होने के कारण गरीब आदिवासी समाज के लोग हैं, किसान हैं, वह इधर उधर जाकर अपना इलाज करवाते हैं, रकम चांदी रखकर, अपने मवेशियों को बेचकर, अपने ज़मीन गिरवे रखकर, इधर उधर से पैसा अरेंज कर अपनी स्वास्थ्य और जीविका चला रहे हैं, और वहीं कोई बीमार पड़ जाता है तो अपनी ज़मीन भी बेचने की नौबत आ जाती है। अब रही बात पलायन की, दूसरा पॉइंट आपके बीच में मैं मजदूरों की पलायन की ला रहा हूँ। यहाँ पर खरगोन, बड़वानी, धार, झाबुआ, अलीराजपुर के जो गरीब मजदूर आदिवासी जो लोग हैं, वह यहाँ पर कोई बड़े रोजी रोटी की तलाश में गुजरात और महाराष्ट्र की ओर पलायन करते हैं। और जहाँ तक दुर्भाग्य की बात यह है कि यहाँ पर जो बसें चल रही है वो बिना परमिट की चल रही है। जहाँ सीट में आदिवासियों को भेड़ बकरियों की तरह बस में लाद दिया जाता है। बस मालिकों और ऑपरेटरों की मनमानी और पुलिस थानों पर उन बस संचालकों द्वारा एक रकम दी जाती है, उनको थाने पर रकम दी जाती है, हफ्ता चल रहा, महीने से बांध दिया जाता है। अगर कोई आने वाले समय में कोई घटना घट जाती है तो इसका जिम्मेदार कौन है? आदिवासी समाज से मैं विनती करता हूं कि इस प्रकार के जो पलायन हो रहा है बिना परमिट की बसों में, उनकी आड़ में दारू ले जाई जा रही है, आदिवासियों के बीच में ढोर, भेड़, बकरी, कीड़े मकोड़ों के साथ में अलीराजपुर से सटे इलाकों में उन बसों में दारू की अवैध परिवहन हो रहा है। तो यहाँ पर आज़ादी के हम विधानसभा चुनाव में हम किस प्रत्याशी को वोट दे, तो आज मूलभूत समस्या ये है कि हम उस विधायक चुनने से पहले उनसे सवाल भी करें कि आप पलायन, आज हमने आपको वोट दिया है तो आप हमारे लिए इतने वर्षों में क्या किया, ये भी एक सवाल है। अब तीसरी समस्या है ग्राम प्रधान का चुनाव जब होता है, सभी ग्राम पंचायत में डही ब्लॉक के ग्राम बड़दा से आता हूँ मैं। डही ब्लॉक में धार जिले के छोटे से ब्लॉक डही ब्लॉक से अंतर्गत हूँ। तो डही ब्लॉक, बाग ब्लॉक, कुक्षी ब्लॉक, उसमें मनावर विधानसभा में और सरदारपुर विधानसभा में, गंधवानी विधानसभा में, धर्मपुरी विधानसभा में, सभी में आदिवासी लोग रहते हैं। आदिवासी रहते हैं तो सबसे बड़ी बात तो है कि जब ग्राम सभा का चुनाव, एक ग्राम सभा का ग्राम प्रधान लड़ता है, जब चुनाव लड़ता है तो उसके पास कुछ नहीं होता, पर जब चुनाव लड़ता है और जीत जाता है तो 5 साल में उसके पास इतनी संपत्ति कहाँ से आ जाती है, यह आदिवासी समाज का
इस विकास के नाम पर ठगा जा रहा है। यह रही चौथी बात, आदिवासी इस देश का मालिक आदिवासी है। कांग्रेस की सरकार वर्तमान में आज़ादी के 75 वर्षों के बाद 60 साल कांग्रेस की सरकार रही है और उसके बाद बीजेपी सरकार रही, पर आदिवासी समाज तो इस देश की आज़ादी से पहले भी मौजूद था। टांटिया मामा और बिरसा मुंडा तो इस देश की आज़ादी के पहले ही लड़ाई लड़े थे। सबसे पहले लड़ा के हमारे समाज के महान क्रांतिकारी बिरसा मुंडा और भगवान टांटिया भील थे। तो मैं उन युवा साथियों से कांग्रेस आपकी सरकार नहीं हो सकती, ना ही बीजेपी आपकी सरकार है। आपकी सरकार पाटीदार समाज का अपना एक संगठन है। सभी मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, सभी समाज, भले थोड़े वर्ग, मैं एक का नाम नहीं लूंगा, सभी समाजों का अपना एक संगठन है। पर क्या आदिवासी समाज के कुछ ठेकेदार संगठन बना के पार्टियों में घुस जाते हैं और अपने निजी स्वार्थ के वजह से बड़े बड़े बंगले बना लेते हैं, पार्टियों के स्रोत जाके गोद में बैठ जाते हैं? यह कहाँ तक उचित है? और दूसरी बात, सट्टेबाजी हमारे एरिया में सट्टेबाजी खुलेआम चौराहे पे हो रही है। उस पे यहाँ कर जनप्रतिनिधि कुछ नहीं बोलेंगे, यहाँ की पुलिस कुछ नहीं बोलेगी। चुनावी मुद्दे ये होना चाहिए। अब अभी कुछ दिन पहले डही के धर्मराय क्षेत्र डूब गया था, अचानक डूब गया था। वहाँ आसपास आदिवासी अंचल में बसे ग्राम है, वह जल विलीन हो गए थे जब 17 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के रोज। तो निसरपुर, कड़माल, कटनेरा, करुंदिया, चंदनखेड़ी, नौपाटी, डेहर, धर्मराय, जितने भी ये यहाँ से कुलवट से होते हुए वालपुर, सोंडवा, अलीराजपुर के जितने भी गांव आते हैं सरदार सरोवर बांध के अंतर्गत, वो नर्मदा तट के किनारे बसे हुए गांव, जो इनको अभी मुआवजा नहीं दिया गया है। बहुत सारे लोग 25% अभी भी बचे हुए जिनको आज तक मुआवजा नहीं मिला, और सरकार ने उनको वहाँ मुआवजा नहीं दिया, वो जमीन नहीं छोड़े और अचानक जल स्तर बढ़ने से उनको जल विलीन कर दिया। वहाँ राशन कार्ड बना हुआ था, उनको सरकारी योजनाओं का लाभ मिला। अब कहाँ तक आप बता सकते हैं, कहाँ तक ये सही है कि आदिवासियों को सरकार डुबा कर मारना चाह रही? वहाँ कीड़े मकोड़े तो थे नहीं, वो भी एक राशन कार्ड है, इस देश का हिस्सा, भारतवर्ष का हिस्सा है। तो आदिवासियों को क्या सरकार इंसान नहीं समझती? पहला प्रश्न मेरा सरकार से। और मवेशी मर जाते हैं, खाने का अन्न डूब जाता है तो वो खत्म हो जाता, फिर खाने योग्य नहीं रहता है। फिर 2-3 दिन पूरी बांटने से क्या आदिवासियों की समस्या का समाधान हो सकता है? क्या आदिवासियों को आदिवासी बोलने में आपको दिक्कत है? आदिवासियों को आप आदिवासी नहीं बोलना चाहते हो। आज फ्री की रेवड़ी बांट कर आदिवासियों को गुमराह किया जा रहा है। और रही राशन कार्ड की बात, तो राशन की दुकानों पे कितनी फर्जीवाड़ा है, ये आपसे और हमसे छुपा नहीं है। आए दिन राम कथा और कावड़ यात्रा के नाम पर इतना सोसाइटी का अनाज भंडारे के रूप में उपयोग किया जाता है और हमारे हक का पैसा हमसे लिया जाता है। ये पैसा जो नेता इधर उधर से कर रहे हैं, ये आप ही का पैसा है, आदिवासियों का पैसा, आदिवासियों को ही लूटा जा रहा है। और रही बात बिजली की समस्या की, जब पानी नहीं गिर रहा, बीच में भी मैं बात करूँगा, बारिश के टाइम जब पानी नहीं गिरा तो बिजली की समस्या आ गई थी। तो बिजली की समस्या में भी इनको बिजली देने में समस्या है। घर में तो बढ़िया, इनको हमारे गेहूं में जब फसल बर्बाद हो रही थी तो बिजली कटौती की जा रही थी, और जब बारिश गिरी तो फसल का नुकसान हुआ। 1 महीने तक बारिश हुई तो पूरी फसल, भरी हुई फसल मर गई। उसके फसल को मुआवजा तक सरकार देने को तैयार नहीं है।
दोनों पार्टियों ने फसल के मुआवजे की बात नहीं की। और उसके बाद जब फसल अच्छी आती है तो इधर सोयाबीन का भाव देख लो, इधर गेहूं का भाव देख लो, इधर कपास का भाव देख लो। दवाई जब आप और हम आदिवासी लोग जब मार्केट में खरीदता है तो वो 1 रुपया नहीं छोड़ता है, और हम जब देने चाहते हैं तो वो पल्ली सभी गेहूं को औने पौने दाम में खरीदते हैं। जब एक दवाई का निर्माता एक व्यापारी रहता है तो गेहूं का पैदा करने वाला किसान अपने फसल की मूल्य की बात क्यों नहीं कर सकता? मेरा सवाल ये है। ये चुनाव से पहले ये बहस होनी चाहिए। और रही आदिवासी समाज की बात, आदिवासी समाज कोई भी एरिया हो, धार, झाबुआ, अलीराजपुर, खरगोन, खंडवा, बड़वानी, मैं डही बेल्ट से आता हूँ। मैं डही ब्लॉक के गांव में हमारे समाज के कपास, गेहूँ, मक्का, तुअर की दाल, उड़द की दाल, चने की दाल, विभिन्न प्रकार के जो फसल से पैदा होते हैं वो हम मार्केट में लाते हैं। भले मवेशी मार्केट में लाते हैं बकरा बेचने के लिए, मुर्गा बेचने के लिए, सारे हमसे वह उस कीमत सही मूल्य नहीं देते। और हमसे लेने के बाद जब हमको आज गेहूं का सीजन आने वाला है, गेहूं का भाव आप देख लीजिए, हमको बहुत महंगा मिल रहा है। चने आज हमको 17 से 18 हज़ार रुपये कुंटल में मिल रहा है, और जब हमारे डॉलर चने आ जाएंगे तब आप हमसे औने पौने दाम मिलेंगे। मुद्दे यह है कि क्या किसान को, आदिवासियों को उनके उचित मूल्य का दाम मिला है क्या? साथियों, हो सकता मेरी बातों से कुछ लोगों को बुरा लगे, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुझे किसी के फर्क पड़ने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे फर्क पड़ता है तो मेरे समाज से। आज मेरा साथ कोई नहीं दे, मुझे चुनाव नहीं लड़ना। आप चुनाव लड़िए, आप गद्दार बनिए। आज मैंने एक लहर देखी, मैं भाजपा में कांग्रेस। अरे 2 ऑप्शन के बाद मेरे माँ कांग्रेस, मेरे बाप बीजेपी। मैं 2 जनों से मिलके पैदा हुआ हूँ, मैं किसी एक का नहीं हो सकता। और इसके बाद तीसरा ऑप्शन भी आएगा, मैं उसके साथ चलूँगा। आप अंधभक्त बनने के बजाय स्मार्ट भक्त बनिए। आज आदिवासी समाज को आज़ादी के 75 वर्षों के बाद भी अपने हक और अधिकार के लिए लड़ना पड़ रहा है। नेमावर हत्याकांड देख लीजिए आप। मणिपुर आदिवासी महिला को नग्न करके घुमाया जा रहा है। आज चुनाव के नाम पर लोगों को टी शर्ट बांटी जा रही है, साड़ियाँ बांटी जा रही है। तो ये इतना पैसा गाड़ियों में डीजल, दारू, सब प्रकार, ये पैसा आपका ही है। और आप अगर आज सही और गलत इंसान का अगर फर्क नहीं समझ पा रहे हो तो आने वाला समय आपका बहुत बुरा होगा। आज मूलभूत समस्या रोटी, कपड़ा, मकान नहीं। आज की रोटी, कपड़ा, मकान के साथ शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। रोटी, कपड़ा, मकान की शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार वक्त के साथ मांग बदल चुकी है। तो साथियों, अगर मेरे बातों से अगर आप लोगों को कुछ मुझसे गलती हो गई हो तो मुझे आपका भाई समझ के माफ़ कर दीजिए। मेरे सभी सगाजनों को मेरा विनती है कि चुनाव में सही आदमी को वोट दें, ताकि हम पार्टी से ऊपर उठकर पार्टी को न देखते हुए सही व्यक्ति को देखें, अच्छे आदमी को वोट देवें, ताकि अच्छे लोग विधानसभा में जाके अच्छे लोगों की एक विधानसभा में टीम बनी सके। जितने अच्छे लोग होंगे उतनी ही विधानसभा में अच्छी बातें होगी, और वो अच्छे लोग मिलके एक अच्छे समाज का, अच्छे राजनीतिक दल बन सके। ताकि अच्छे राजनीतिक दल बनता है तो एक अच्छा संगठन, अच्छा माहौल मिलेगा, और अपने हक और अधिकार के लिए, आपके लिए और हमारे लिए, वो आवाज़ से आवाज़ मिलाकर हमारे लिए विधानसभा
और राज्यसभा और लोकसभा में जाके लड़ सके। बस मेरा यही निवेदन है युवा साथियों से। जय जोहार, जय आदिवासी, जय टांटिया, जय बिरसा, जय भीम, जय भारत।